हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सॉल्यूशन एकेडमी में। आज हम लोग सीडीबी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो हर बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो ये चैप्टर है क्या, इंटेलिजेंस, बुद्धि। और इससे हर बार एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि, इंटेलिजेंस, समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। बुद्धि से व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, सोचता समझता है और कोई काम अमूर्त रूप से कर पाता है। ठीक है, इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल और कठिन योग्यताओं का एक क्या है, समूह, एक सेट है। बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील है। बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में भी मदद करता है। अब देखिएगा बुद्धि का विभिन्न आयाम। देखिए, बुद्धि से के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न हमारे जिंदगी में जो समस्या आते हैं, जिसके पास जितना बुद्धि आईक्यू लेवल होता है वो उतना जल्दी अपनी समस्याओं को हल कर पाता है। ठीक है, बुद्धि ही आपको तर्क करने, सोचने समझने शक्ति प्रदान करता है। बुद्धि के द्वारा ही हम लोग कल्पना करते हैं। बुद्धि बहुआयामी प्रकृति का है। यहाँ पे है कि इंटेलिजेंस एक बुद्धि एक क्या है, मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं का समूह है, अस्थायी और परिवर्तनशील है। अनुकूलन में भी ये सहायता प्रदान करता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिएगा बुद्धि की परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है। बुद्धि की परिभाषा, सोचने समझने के योग्यता ही बुद्धि है। उसके बाद हम लोग विभिन्न अब देखिएगा टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है, अमूर्त। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की क्या है, बुद्धि विधि है। वकिंगम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। सब लोग अपने अपने तरीका से, अपने अपने सोच तरह से आप अपने इसको परिभाषा दिए हैं। तो मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों के झेलने की मस्तिष्क की नवीनता बुद्धि है। अब देखिए बुद्धि की परिभाषा और सभी का दृष्टिकोण। टर्मन के अनुसार सोचने की योग्यता, अमूर्त विचार। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की विधि। मन के अनुसार नवीनता, लचीलापन। बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, तो देखिएगा अलग अलग लोगों के द्वारा बुद्धि के परिभाषा दिया गया है। हम लोग देखते हैं अब बुद्धि का इतिहास क्या रहा है। तो बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। ठीक है, बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तनशील है। हम लोग देखते हैं बुद्धि जब छोटा बच्चा रहता है तो बुद्धि उसका 4-5 साल तक उसका बुद्धि कम रहता है, लेकिन जैसे 18 साल तक आता है उसका पूर्ण रूप से बुद्धि का विकास हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा बुद्धि परिस्थितियों के हिसाब से बदलती भी रहती है। बुद्धि व्यक्तियों को भले भले, बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की क्या है, योग्यता है। बुद्धि जिसके पास रहता है वो क्या करता है, सोचने समझने की योग्यता रहेगा, वो कठिन परिस्थितियों को भी वो झेल लेगा। देखिए, और बुद्धि के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, समस्या को समाधान कर पाते हैं। बुद्धि के द्वारा ही अमूर्त चिंतन करते हैं और बुद्धि के माध्यम से ही, बुद्धि के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं कि भला बुरा क्या है हमारे लिए, बुद्धि के लिए हम भला बुरा के बारे में सोचते हैं वह, और असत्य बोलना है कि सत्य बोलना है, तो ये भी हमारे बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। और नैतिक अनैतिक भी बुद्धि में अंतर डालता है। ठीक है, ये बुद्धि का थोड़ा सा इतिहास था। बुद्धि के पहलू, नैतिक भेदभाव, जन्मजात शक्ति, विकासशील योग्यता, आयु के अनुसार परिवर्तनशील और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन, वंशानुगत और पर्यावरण, ये बुद्धि के पहलू हो गए। इन सभी के द्वारा आप देखिएगा कि बुद्धि क्या है, जन्मजात शक्ति है। बुद्धि के द्वारा ही हम नैतिक भेदभाव, किसी के पास बुद्धि नहीं हो तो नैतिक भेदभाव भी करने पाता है। आयु के अनुसार बुद्धि क्या है, बदलते रहता है। परिस्थिति के अनुसार भी
अनुसार भी अनुकूलन करने में, बुद्धि स्थापित करने में आपको मदद करता है। बुद्धि जो है वंशानुगत और पर्यावरण के प्रभाव के अनुसार आपको बदलता है। देखिएगा कि अगर माता पिता, अगर वंशानुगत में अगर माता पिता बच्चे के ज्यादा बुद्धिमान है तो बच्चा भी बुद्धिमान होगा। और पर्यावरण के कैसे पड़ता है बुद्धि पे असर, ठीक है। तो ये है कि बच्चा अगर अच्छा पर्यावरण में है, अच्छे लोगों को, अच्छे समाज में है तो क्या करेगा वो, उसको देखिएगा कि वो जैसे लोगों के साथ में रह रहा है वैसे ही उसका विकास होगा, वैसे ही उसका बुद्धि बढ़ेगा, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार अलग अलग वैज्ञानिक द्वारा अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो हम लोग देखते हैं अभी थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार है। क्वेश्चन एक बार पूछ चुका था 2015 में सीटेट में कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार, तो 3 प्रकार। मैं क्वेश्चन भी रखा हूं 40-50 क्वेश्चन, लेकिन आपको ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो देखेंगे मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय है जो चीजें हमारे सामने होती है। मूर्त का मतलब यहाँ पे देखिए, मतलब जिन चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। मैकेनिक और कारीगर मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। वहीं अमूर्त बुद्धि के आप उदाहरण देखिएगा। तो अमूर्त बुद्धि क्या है? जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है और भावनाओं और विचारों से व्यक्त करते हैं। कवि, डॉक्टर, चित्रकार अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। अब देखिएगा चित्रकार है वो अपने बुद्धि से क्या करता है कि वो अपने भावनाओं को अपने मूर्ति में व्यक्त करता है, मूर्ति से व्यक्त करता है, या विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को बनाता है जिससे लगता है कि मूर्ति बिल्कुल जीवित है, ठीक है। तो ये अमूर्त है, उसको दिख नहीं रहा कि कैसे बनाना है, लेकिन वो फिर भी बना देता है, ठीक है। तो उसके सोचने समझने की योग्यता अमूर्त है, ठीक है। सामाजिक बुद्धि, जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा सामाजिक बुद्धि में कौन कौन से आएगा, ठीक है। तो सामाजिक बुद्धि में आपके नेता, ठीक है, टीचर और जो भी बिजनेसमैन है वो समाज सेवी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा बुद्धि के प्रकार तो ठंडाई के अनुसार रखा गया है। सामाजिक बुद्धि समाज के लिए कार्य करने वाले बुद्धि है, ठीक है। अमूर्त बुद्धि भावनाओं और विचारों के माध्यम से जो प्रस्तुत करते हैं वो अमूर्त बुद्धि है, ठीक है। मूर्त बुद्धि प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकने वाली संबंधित बुद्धि हमारे सामने है, हम देख, इसमें क्या है कि हम बिना देखे ही कार्य करते हैं, इसमें हम देख के कार्य करते हैं, ठीक है। सामाजिक बुद्धि में हम समझ गए होंगे नेता, व्यवसायिक और बिजनेसमैन, टीचर, ये क्या है, और नेता क्या है कि समाज के लिए काम करता है। तो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत इन लोगों को उदाहरण के लिए रखा जाएगा। और वहीं देखिएगा अमूर्त बुद्धि में भावनाओं और विचारों के माध्यम से कौन कौन प्रस्तुत कर पाता है, तो कवि देखिएगा कविता कहता है तो उसके सामने कोई चीज दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अपने कल्पना करके क्या करता है वो अपने बुद्धि से वो कविता को कहता है, तो वो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। हम लोग चलते हैं, देखिएगा नेता, व्यवसायी, समाज सेवी, अध्यापक बुद्धि के उदाहरण है। तो मैं पहले ही बता दिया था, वहां पर जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूं। अब बुद्धि, लब्धि और स्थिति, ठीक है। और यहाँ पर रखते हैं वाइट। अब देखिएगा बुद्धि, लब्धि और स्थिति, आईक्यू और आईक्यू स्थिति 25 से अगर कम है किसी का आईक्यू लेवल तो क्या है, जड़ बुद्धि है। किसी का बुद्धि 25 से 49 है तो उसका मूल बुद्धि कहते हैं। किसी का
बुद्धि 50 से 69 है तो वो मूर्ख बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं 70 से 79 किसी का आईक्यू लेवल है तो उसको क्या कहते हैं, मंद बुद्धि। ठीक है, देखते हैं इसमें कुछ बचा हुआ है तो अगला स्लाइड में मैं लिख दिया था, इसको टाइप में नहीं कर पाया था। 80 से 89 अगर किसी का आईक्यू लेवल है तो उसको सामान्य बुद्धि से नीचे रखा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था 2017 के एग्जाम में, सीटेट में, कि किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल 80 से 89 है तो उसको किस में रखेंगे, तो सामान्य बुद्धि के नीचे। और सामान्य बुद्धि नहीं, इसमें 3-4 ऑप्शन करके दे दिया था। 90 से 109 तो इसको हम लोग सामान्य बुद्धि का में रखते हैं। किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल 90 से 109 है तो उसको सामान्य बुद्धि कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। ठीक है, 110 से 119 किसी का आईक्यू लेवल है तो उसको कहेंगे सामान्य बुद्धि से थोड़ा सा क्या है, ऊपर है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल 120 से 129 है तो कहते हैं इसका बुद्धि बहुत तेज है, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति है। कहेंगे किसी का बुद्धि 130 से 139 है तो प्रखर बुद्धि हम लोग कहते हैं। वहीं 140 से किसी का आईक्यू लेवल अधिक है तो उसको कहते हैं हम लोग प्रतिभाशाली, गिफ्टेड चाइल्ड ये है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, आपको देखिएगा 2017 में जो सीटेट हुआ था उसमें पूछा था कि किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल 140 से ऊपर है तो अधिक है तो हम लोग उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, तो प्रतिभाशाली, गिफ्टेड चाइल्ड में हम लोग उस कैटेगरी में आपको रखना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिएगा प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली यहाँ पे था इसलिए यहाँ पर इसको मैं रख दिया हूँ। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, वो खुद पे निर्भर होते हैं, वो अपने डिसीजन खुद ले पाते हैं। ठीक है, लेकिन कोई सामान्य बालक है तो अपना, ये किसी कोई मूर्ख बालक है, मूर्ख बालक कहेंगे नहीं लेकिन उसको कैटेगरी में रखते हैं तो क्या है, उसको उसमें ये सब चीजें, ये क्वालिटी उसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इनमें आत्म क्षमता हाई होती है, इनमें आत्म क्षमता हाई कैटेगरी होती है। ठीक है, और क्रिएटिव आइडियाज होते हैं इनके पास कोई समस्या होगा तो विभिन्न प्रकार के हल बता सकते हैं कि ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वहीं इनमें क्यूरियोसिटी अधिक होती है, इन्हें ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो स्कूल में नहीं मिल पाता है। तो इनका अगर विकास करना है ज्यादा से ज्यादा तो इनको सपोर्ट की भी जरूरत होती है, और इनका थॉट को, क्योंकि सब अगर स्कूल में नहीं मिल पाता है तो इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है। ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड का अब देखिएगा मेंटल प्रोसेस हाई होगा। ठीक है, इनके सोचने की क्षमता जो होती है उच्च कैटेगरी की होती है। इनका आईक्यू लेवल 100 से 140 से अधिक, इनका आईक्यू लेवल पूछा जाए तो 140 से अधिक। और इनका मेंटल प्रोसेस क्या होता है, हाई होता है, हाई कैटेगरी का होता है। ये आपको पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल लिंक वहाँ पे है, आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे इसको मैं पीडीएफ डालते रहूँगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बुद्धि के सिद्धांत और देखते हैं, एक कारक का सिद्धांत बीने साहब ने दिया था। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, तो बीने ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2018-19 में, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक कारक का सिद्धांत, द्वि कारक का सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत कौन कौन दिया है, तो इन सब का भी मैं आपको बताते चलता हूँ। मैं दिया था, इन्होंने बताया था सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है, लेकिन बाद में इनका आलोचना भी किया गया था, तो आलोचना वाला भी पढ़ेंगे। द्विकारक का सिद्धांत,
तो द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, उन्होंने बताया था बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। यह दो तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, सामान्य तत्व, जी फैक्टर, जनरल एबिलिटी। हर व्यक्तियों में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। ठीक है, और यह हर किसी में अलग अलग होती है। ठीक है, बेने साहब ने कहा था कि सब व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हर व्यक्तियों में बुद्धि जन्मजात होती है लेकिन अलग अलग होती है। तो इन दोनों में देखिए यहीं पर अंतर आपको दिखने लगा। ठीक है, विशेष फैक्टर, तो देखिएगा यह दूसरे से अर्जित करने वाली बुद्धि है। तो टेंशन मत लीजिए, अगर आपको इसी चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे पास मिल जाएगा, आप पीडीएफ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ के लिए पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जाइएगा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, समूह तत्व कारक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार के योग्यताओं का मिश्रण है। कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है, किनके अनुसार? तो थर्स्टन के अनुसार। देखिएगा, हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, अब हम लोग देखते हैं हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि का अलग अलग दशाएं होती है। ठीक है, शाब्दिक बुद्धि, अब देखिए शाब्दिक बुद्धि में किसके आएंगे? इसके माध्यम से शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है शाब्दिक बुद्धि में, वे क्या बनते हैं? वकील, कवि, पत्रकार। ठीक है, जिन व्यक्तियों में शाब्दिक बुद्धि होगा वे वकील बनेंगे, कवि बनेंगे, पत्रकार बनेंगे। ठीक है, और तार्किक गणितीय बुद्धि, इनमें तार्किक योग्यता, मैथ, कैलकुलेशन अधिक होती है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। आप उदाहरण भी देखते चलिएगा, क्योंकि उदाहरण से क्वेश्चन उदाहरण देकर पूछ देता है कि ये किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसलिए उदाहरण रखा गया है। स्थानिक बुद्धि, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो शाब्दिक खुशी में, शाब्दिक भाषाई बुद्धि में वकील आएंगे, कवि आएंगे और पत्रकार आएंगे। ये उदाहरण हो गया। उदाहरण आपको याद रखिएगा, इस उदाहरण को समझना है, क्योंकि उदाहरण देकर क्वेश्चन पूछ लेता है। अब तार्किक गणितीय बुद्धि में कौन आएगा? तो लेखाकार, बैंक कर्मी, यहाँ पर वैज्ञानिक। आप उदाहरण को देख लीजिए, क्योंकि उदाहरण देकर क्वेश्चन पूछ लेता है। और स्थानिक बुद्धि में मानसिक छवि और अमूर्त तथ्य आप देखते चलिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन देकर आपको पूछ लेता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे मूर्तिकार, चित्रकार आदि बनते हैं। ठीक है, शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे अभिनेता, अभिनेत्री आदि बनते हैं। ठीक है, देखिएगा संगीतात्मक बुद्धि में आपको इस बुद्धि का अंतर्गत संगीत के बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास, जिन व्यक्तियों में संगीतात्मक का विकास अधिक होगा वे सिंगर, इंटरटेनर आदि बनेंगे। ये उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको उठा देता है। ठीक है, और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा दूसरे व्यक्तियों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। यह पता चलता है कि इंट्रापर्सनल आपको कितना, आप में बुद्धि कितना आपका विकास हुआ है।
देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है नेता, सामाजिक और कार्यकर्ता आदि बनते हैं। अब देखिएगा, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस में इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। तो आपको उदाहरण हर हाल में ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको उदाहरण से ही देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपको अध्यात्मक गुरु वाला आपको क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन, (2023) में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था जनवरी में। ये क्वेश्चन ऑप्शन देकर क्वेश्चन ये उठा दिया था कि आध्यात्मिक गुरु किसमें आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको उदाहरण रखा हूं हर हाल में कि आपको भूलना नहीं है। प्रकृतिवादी बुद्धि, इस बुद्धि के नजदीक किसान होते हैं। ठीक है, और प्रकृति के नजदीक जो होते हैं, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो किसान बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग किसान बनते नहीं हैं, किसान मजबूरी में बन जाते हैं। जिनके पास धन संपत्ति नहीं रहता है वे जमीन के कामों में लग जाते हैं, तो खेती बाड़ी करने लगते हैं, तो किसान बन जाते हैं, लेकिन मजबूरी में करते हैं। बहुत लोग ऐसा होता है। लेकिन जो वाकई में प्रकृतिवादी होते हैं, इनमें विकास अधिक होता है, प्रकृति से जिनको लगाव होता है, वो किसान बनते हैं। ठीक है, इस बुद्धि के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। लेकिन अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि के अनुसार हर व्यक्ति को अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। हम दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे फिलोसोफर बनते हैं। यहाँ देखिएगा कि ये कुछ क्वेश्चन है 2023 के ऑनलाइन जनवरी में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बना हुआ था ऑनलाइन के ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था जनवरी में, यहाँ से इंटेलिजेंस से 4 गो क्वेश्चन आपको अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिला था। तो ये एक अलग शिफ्ट में था, ये अलग शिफ्ट में था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बिल्कुल मैं तथ्य देता हूं और बताऊंगा भी कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछ रहा है। ठीक है, अब इन सभी थ्योरियों को आलोचना किया गया था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस अलग अलग इंटेलिजेंस को मापा नहीं जा सकता, इसलिए इसको वैलिड नहीं माना गया। ठीक है, देखिए त्रिआयामी सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था। इस सिद्धांत का बुद्धि संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों पर निर्भर करती है: विषय वस्तु, संक्रियाएं तथा उत्पाद। इनके अनुसार कौन कौन से हैं? विषय वस्तु, संक्रियाएं तथा उत्पाद। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये 2015-16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जहां से उठा रहा है उस टॉपिक को आप ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको हर हाल में पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं त्रिघटीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया था। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 भागों में बांटा है: अनुभवात्मक बुद्धि। यह बुद्धि अनुभव पर आधारित होती है। जिन व्यक्तियों में अनुभव से कुछ नई खोज करता है, अनुभव से कुछ नया क्रिएट करता है, कुछ नया बनाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुभवात्मक बुद्धि। अनुभव के आधार पर कोई चीज अगर हम बनाते हैं, सीधा सा बात है, तो इसमें हम लोग कोई भी चीज अनुभव के आधार पर, अनुभव से हम कुछ नई चीज करते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, कोई नई चीज सीखते हैं। ठीक है, और घटकीय बुद्धि
अब देखिएगा, घटकी बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज के पीछे कारण जानना चाहते हैं। जिनके पास घटकी बुद्धि होगा, किनके अनुसार, स्टर्नबर्ग के अनुसार, वे क्या करेंगे, आपको अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं और वो हर चीज के पीछे कारण जानना चाहते हैं। ठीक है। संदर्भात्मक बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि, इसमें व्यक्तियों को सूचना को इस ढंग से यूज में लाते हैं जो अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन से उपयोग करने में सफल हो जाते हैं, जिसको इसके अधिक से अधिक रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा तो अपने जानने पहचानने वाले को इस वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कर लें, जो क्वेश्चन पहले से पूछा गया है। ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 में क्वेश्चन रखा जाएगा।